बाजार में उपलब्ध होने वाले मिलावटी कृषि उत्पाद के परिणाम स्वरूप क्या हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं? इसी प्रकार के सवालों का एक ही जवाब है और वो है जैविक खेती। आज के वीडियो में श्री कार्तिक रावल जी आपको इस विषय पर बहुत सारी विशेष जानकारी देंगे। तो आइए सुनते हैं श्री कार्तिक रावल जी को। नमस्कार, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती या फिर प्राकृतिक खेती की। लेकिन ये जो अलग अलग नाम है, ये असल में क्या और ये किस तरह से होती है, ये पहले समझ लेते हैं। हमारी जो कृषि पद्धति है, जिसमें हमारे जैविक संसाधन है जो निसर्ग ने हमको दिए हैं, उनका इस्तेमाल करना और खेती की जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो अन्नद्रव्य देना या कीड़ का नियंत्रण करना हो, ये सब अगर प्राकृतिक पद्धति से करते हैं तो उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक खेती में अगर कुछ चीज़ें हम तैयार करके अतिरिक्त रूप से डाल देते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर कुछ जीवन सत्व हमारे वनस्पति से आते हैं या किसी रॉ मटेरियल से आते हैं, चाहे वो उनके सूक्ष्म मूल द्रव्य का व्यवस्थापन हो या फिर कीड़ व्यवस्थापन हो, तो उसको हम जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो किसान कर नहीं सकते, जैसे कि जो जीवाणु है वो प्राकृतिक पद्धति से ज़मीन में भरपूर मात्रा में थे, तब वो ज़मीन का पोषण करते थे, चाहे वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फर इत्यादि हो। ये सब सूक्ष्म जीवाणु ही प्राकृतिक पद्धति से तैयार करके पौधों तक पहुंचाते थे। लेकिन अब हमने ये देखा है कि खेती में अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया है, जिसको हम आधुनिक खेती कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि शुरुआत में हमने कुछ पोषक तत्व जो प्राकृतिक नहीं थे, उनको कृत्रिम प्रकार यानी रासायनिक रूप से जमीन में मिला दिया। इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। शुरू में हमारे पास रासायनिक खाद के रूप में सिर्फ यूरिया आया, जो कि नाइट्रोजन का एक सोर्स है। हमारी फसल यूरिया से नाइट्रोजन लेती है, जो हमने रसायन के रूप में उनको अतिरिक्त रूप में प्रदान किया है। तो इस रसायन को उपजाऊ जमीन ने सख्ती से बहुत जल्दी सोख लिया और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको दिखने लगे, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ अन्य पोषण तत्व लगते थे, वो उस जमीन में भरपूर मात्रा में मौजूद थे। लेकिन कुछ सालों बाद वही यूरिया, जिसमें 46% नाइट्रेट है, आज उस जमीन में इस्तेमाल करते हैं तो उतनी फसल नहीं दे पाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के अलावा जमीन के जो बाकी पोषक तत्व है वो शोषित हो गए, जिसके वजह से उतने ही नाइट्रोजन में पहले जैसी फसल नहीं आ पाती। फिर हमारे वैज्ञानिकों ने खोज लगाई कि चलो अब जमीन में अगर पोटेशियम की कमी है तो उसको ऐड करते हैं, आयरन की कमी हो तो उसको ऐड करते हैं। मतलब जो जो कम है वो हम कृत्रिम तरीके से जमीन में डाल सकेंगे। इससे जमीन के प्राकृतिक पोषण तत्वों का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। जो जीवाणु ये पोषक तत्व प्राकृतिक तरीके से बार बार तैयार करते थे, वो यूरिया जैसे खादों के अति इस्तेमाल के वजह से खत्म हो गए। इसके वजह से जो प्राकृतिक चक्र है वो पूरा नहीं हो पाता है और इसी वजह से हमको कुछ जीवाणु बाहर से डालने पड़ते हैं। भारत सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा क्यों दे रही है, ये हम समझ लेते हैं, जिसमें कुछ चीज़ें हम जमीन में प्राकृतिक तरीके से डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है। प्राकृतिक तरीके से जमीन में जो पोषक मूल्यों की आवश्यकता है, उसकी कमी होने के कारण या फिर उसका ऑर्गेनिक कार्बन कम होने के कारण जिन जीवाणुओं की फसल के लिए आवश्यकता थी, उनको हमारे वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में तैयार किया। इसका स्रोत जमीन से ही लिया गया और उनको फिर से जमीन में डालकर जमीन के पोषक मूल्यों का
स्तर बढ़ाया गया। अच्छी फसल निकालने के इस प्रक्रिया को, जिसमें कुछ उत्पाद खाद या कीटनाशक वैज्ञानिक तरीके से प्रयोगशाला में तैयार करके खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, तब ऐसी खेती को जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। प्रयोगशाला में निर्मित इन मूल्यों को बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, जो अन्न द्रव्य देने का काम करते हैं, और जो दूसरी रेंज है उसको बायो इंसेक्टिसाइड कहते हैं, जो कीड़ का नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे खाद और कीटनाशक जो जीवाणु के माध्यम से प्रयोगशाला में तैयार होते हैं, उनको अलग अलग आवश्यकता के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जीवाणु को जब हम जमीन में डालते हैं, तब हमारी जमीन में उन जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, और जो भी पोषण मूल्य जमीन के लिए आवश्यक है वो हमें रसायन के माध्यम से नहीं डालने पड़ते। ये खेती की पद्धति सालों से विकसित है, विदेशों में भी है, भारत में भी है, जो इसका अच्छा परिणाम देती है। लेकिन इस प्रकार के खेती में कुछ समस्या है, जैसे कि ये जीवाणु कितना काम करेंगे। ठीक उसी तरह कि हमारे पास अगर एक गाय हो जो रोज 10 लीटर दूध देती है, लेकिन 10 लीटर दूध तब देगी जब उसे पर्याप्त मात्रा में खुराक या खाना मिलेगा, वैसे ही ये जीवाणु तब तक जिंदा रहेंगे जब तक जमीन का ऑर्गेनिक कर्व अच्छा रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर कुछ बातें लोगों को पता नहीं है। अगर हमारे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है तो ये जीवाणु ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, जिसके वजह से लंबे समय में परिणाम नहीं मिलते। इसी वजह से कुछ जगह पर जैविक खाद के परिणाम अच्छे नहीं आते, तो कुछ जगह पे बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। ये तकनीकी बातें अगर हमारे किसान भाई बहन समझ लेते हैं तो वो अच्छे परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ऑर्गेनिक कर्ब किसे कहते हैं। कर्ब का मतलब जमीन में मौजूद कार्बन का प्रमाण, जो कम से कम 1% होना चाहिए। अगर इससे ऊपर है तो हमारा पौधा स्वस्थ होता है, फसल अच्छी होती है, और इसके जगह से पौधे में बीमारियां नहीं आएगी या कम आएगी। आज के समय में देखा जाए तो हमारे जमीन में 1% के नीचे ही कार्बन का प्रमाण है। कई जगह पर तो ये 0.3 या 0.4% इतना कम ऑर्गेनिक कर्ब पाया जाता है। तो ये हमारी बड़ी समस्या है। अगर हम कोई खेती अच्छी करना चाहते हैं तो हमको ये ऑर्गेनिक कर्ब बढ़ाने के बारे में सोचना होगा। इसके लिए किसान भाई बहन अपनी खेती में अगर हरी खाद बना सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो खेती में ही उगे और वही सड़ जाए, जिसको हम ज़मीन में ही मिश्रित कर सके ताकि ज़मीन का ऑर्गेनिक कर्ब बढ़ जाए। इसमें हम कंपोस्ट खाद, आजू बाजू की पत्तियाँ, पेड़ों के अवशेष, फसल अवशेष इत्यादि को सड़ाकर डाल सकते हैं। इन सब माध्यमों से जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है उनको ज़मीन में डालने से ज़मीन का ऑर्गेनिक कर्ब बढ़ता है और फसल बहुत अच्छी आती है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले कृषि पद्धति की शुरुआत हुई। ये वैदिक काल से ही शुरू हुई है। ये हम बहुत प्राचीन काल से कर रहे हैं और इसीलिए इसको ऋषि कृषि भी कहा जाता है, जिसके बहुत सारे उदाहरण और प्रमाण हमको मिलेंगे। हमारा पुराना ग्रंथ वृक्ष आयुर्वेद में लिखा है कि खेती हम किस हिसाब से करते थे और कैसी करनी चाहिए। वृक्ष आयुर्वेद का एक उदाहरण देखते हैं। कुनाब जल करके एक विधि इसमें लिखी है, जिसमें एक प्राकृतिक निर्मित बनाई गई है, जिसको अगर हम बनाते हैं तो ज़्यादातर पोषक तत्व इस कुनाब जल के माध्यम से हम अपने पौधों को दे सकते हैं। इसके ऊपर आज के समय में काफ़ी जगह अध्ययन हुआ है। सबसे पुराने पंतनगर कृषि विद्यालय ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन और प्रयोग करने के बाद ये सिद्ध किया है कि वृक्ष आयुर्वेद में लिखे हर्बल कुनाब जल बनाकर बहुत अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं। और एक बात करते हैं कि आज अगर देखा जाए तो हमारे लोगों की जो
तीन मूलभूत आवश्यकताएं जो हमने पढ़ी है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज की परिस्थिति में ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर जगह पे रोटी, कपड़ा और मकान ये बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास रहने को घर है, खाने को अनाज है और पहनने को कपड़े हैं। लेकिन जिन लोगों के पास ये तीनों आवश्यकताएं मौजूद है उनमें से 99% जनता दुखी है, अशांत है, क्योंकि हम कहीं तो चूक रहे हैं। और उसमें से सबसे बड़ी चूक है हमारे पर्यावरण का प्रदूषित होना, चाहे वो हवा हो, पानी हो या जमीन हो। हमारे शरीर में इन माध्यमों से जो दूषित चीज़ें जा रही है उसके वजह से हमारे सामने समस्याएं एवं बीमारियों का भंडार है। तो इसको अगर निपटाना है तो हमको समग्र दृष्टिकोण को ही बदलना होगा। स्वस्थ शरीर तब बनेगा जब हमें अन्न शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। तो पर्यावरण को शुद्ध करने का काम, अन्न को शुद्ध करने का काम हम सब जैविक खेती के माध्यम से कर सकते हैं और इसमें किसानों को बहुत बड़ा फायदा भी होगा और किसानों का इसमें बहुत बड़ा योगदान भी होगा। जब तक हमको शुद्ध अन्न का महत्व नहीं समझ आएगा हम शायद इसको करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। शुद्ध अन्न शुद्ध मन की निर्मित करता है और शुद्ध मन से शुद्ध तन तैयार होता है। और इसलिए आज बेहद आवश्यक है कि हम शुद्ध अन्न की निर्मित करें और उसी का ही सेवन करें ताकि हमारी सेहत भी अच्छी हो, हमारा मन भी स्वस्थ हो और तन भी स्वस्थ हो। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि शुद्ध अन्न हम किसे कहेंगे। शुद्ध अन्न वो नहीं जिसमें सिर्फ न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर हो, उसमें सात्विकता भी होनी चाहिए। आज न्यूट्रिशन एक विषय है लेकिन उस अन्न में एनर्जी लेवल कितना है ये दूसरा विषय है। आज अगर हमारे भोजन में पोषकता भी है और एनर्जी लेवल भी है तो यह अन्न हमारे शरीर के लिए और मन के लिए बहुत कारगर साबित होता है। इसका एक उदाहरण ले तो आज हम जब बाहर जाते हैं, होटल में खाना खाते हैं, मेनू को सामने देखकर हम अपने पसंदीदा खाना ऑर्डर करते हैं, उसका आस्वाद लेते हैं। लेकिन अगर 3-4 दिन आप लगातार होटल का खाना खाते हो और उसके बाद जब आप अपने घर पे जाके हमारे किसी घर वालों ने जैसे कि माता, बहन, पत्नी या भाभी ने बनाया हुआ भोजन करते हैं तो उस समय हम बिना किसी सिलेक्शन के या ऑर्डर के जो भी अन्न हमारे सामने आता है वो खाते हैं और संतुष्ट मन की अनुभूति लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो भोजन पहले तो हमारे साफ सुथरे घर पर बनता है और बनाने वाले अपने घर के कोई व्यक्ति होती है। अब बात करते त्योहारों के दिन बनने वाले प्रसाद या भोग की। जब हम कोई भी भोग भगवान को चढ़ाते हैं तो वो हम भगवान को अर्पित करने के बाद थोड़ा थोड़ा परिवार के साथ बांट के खाते हैं। तब हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और उसे हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब आप बताइए, इन सब अलग अलग भोजनों में इंग्रेडिएंट्स एक ही खेती से आते हैं। एक है होटल वाला भोजन, एक है हमारे घर में हमारे परिवार वालों ने बनाया हुआ भोजन और एक है घर पे बनाया हुआ भगवान को चढ़ाने वाला भोजन। तीनों में कितना अंतर है? मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम होटल में खाते हैं वो कितना भी अच्छा हो, कुछ न कुछ तो झूठा छोड़ ही देते हैं। घर का भोजन खाने के बाद आत्मा तृप्त होती है, थोड़ा ज़्यादा भी हो तो हम खा लेते हैं। और प्रसाद के लिए तो हम जानते ही है, थोड़ी भी मात्रा में हो तो उसे हम पूरे परिवार के साथ बांटकर खुशी खुशी खाते हैं। यह सब ऊर्जा स्तर के अंतर के अलावा और कुछ नहीं है। जब यह भोजन होटल में बनता है तब वो बनाने वाले की भावना अलग होती है। वो सिर्फ पैसे यानी पगार की वजह से ये भोजन बनाता है। वो भोजन किसको खिलाना है इससे वो कोई संबंध नहीं रखता। लेकिन भोजन जब घर पे बनता है तब बनाने वाले की भावना अलग होती है। भोजन मेरे परिवार के लिए बन रहा है, यह भावना उसमें आती है और इसी भोजन का हम जब भोग लगाते हैं तो उसका प्रसाद बन जाता है। और जब वो परमात्मा को अर्पित करते हैं तो उसमें एनर्जी का संचार होता है
और इसलिए सबसे ज़्यादा महत्व प्रसाद का होता है। तो ये हमारे थॉट एनर्जी का महत्व, और ये एनर्जी बड़े पैमाने पे काम करती है। विश्व में इसके ऊपर काफ़ी संशोधन हुआ भी है और हो भी रहा है। जो हम सोचते हैं उसके सूक्ष्म प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और उसका प्रभाव हमारे अन्न पर भी होता है, हमारे मन पर भी होता है, प्रकृति पर भी होता है और पेड़ पौधों पर भी होता है। इसका अगर आप उदाहरण देखोगे तो पहले की किताबों में हमारे पुराने वैज्ञानिक हो गए, उन्होंने लिखा है कि हमारे विचारों के प्रकंपन का प्रभाव पेड़ पौधों पर भी होता है, क्योंकि उनमें संवेदनाएं होती है। तो इस तरीके से हम जब खेती करते हैं तो हमारी खेती कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसमें आप इतना इनपुट दिया तो इतना प्रोडक्शन मिलेगा। हमारी पूरी खेती निसर्ग के 5 तत्वों पर अवलंबित है, और ये 5 तत्व अगर हमें साथ न दे तो हमें जैसा अन्न चाहिए वैसा मिल नहीं सकता। समय पे कुछ भी हो जाता है। तो जो हमारी इंडस्ट्री कहो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहो, जिसका उत्पादन प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, उस वक्त हमको ये देखना होगा कि प्रकृति के 5 तत्वों को हम कितना साथ ले रहे हैं, क्या उसको हम सहयोग कर रहे हैं। अगर हम प्रकृति का सहयोग नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति का सहयोग हमें कैसे मिलेगा। तो आज जैविक खेती में ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब करते समय प्रकृति के किसी भी तत्वों को नुकसान न पहुँचे। ऐसा अगर हम काम करेंगे तो हमारी ये मदद प्रकृति को होगी और प्रकृति के तत्व हमें मदद करेंगे। ये गिव एंड टेक का फार्मूला है। प्रकृति ये सब देखती है, इसके बहुत सारे उदाहरण हम देख रहे हैं। हमने प्रकृति का विचार न करते हुए जो भी काम किए हैं उसके काफ़ी सारे विपरीत परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो आज के समय में अगर खेती में देखा जाए तो ये बेहद आवश्यक है कि हम इस संतुलन को बनाए रखें। हमारे मन की स्थिति, हमारे विचारों का स्तर वो सकारात्मक हो। हम उन प्रकृति के 5 तत्वों को याद करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहे, उनको धन्यवाद करें, उन याद में हम खेती करें। क्योंकि खेती में फसल में अगर दाना भरना है तो प्रकृति के सहयोग के बिना संभव ही नहीं। तो इसके लिए हमें खेती करते वक्त प्रकृति का ध्यान देना है, तब हम सच्चे मायने में अच्छी खेती, सात्विक खेती और प्राकृतिक खेती कर पाएंगे। मित्रों, ये रिपोर्ट बनाने के लिए हमें हमारे सहयोगी जो कि गोंदिया तालुका महाराष्ट्र से है, श्री महेंद्र ठाकुर सर, उनका बहुत सहयोग मिला है और उन्हीं के कारण हम ये इतना अच्छा रिपोर्ट आपके पास ला पाए हैं। आने वाले समय में हम उनके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से किया जाए, क्या क्या ध्यान रखा जाए, कौन सी गलतियां हम करते हैं, कैसे हम और अच्छी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही देखा जाए तो और भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, उनको भी हम लाएंगे और ऑर्गेनिक खेती के विकास पे और चर्चाएं करेंगे। ऑर्गेनिक खेती से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाने के लिए हम सारी कोशिशें करेंगे। तो आप सब भी आपका सहयोग SSK भारत न्यूज़ की टीम को दें और आपके विचार हम तक पहुंचाए, ऐसी हमारी कामना। जय हिंद, जय भारत। जैविक खेती के उपयोग से किसानों को दूरगामी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ ही इसकी उत्पादन लागत भी 25 से 30% तक कम हो जाती है। भूमि की गुणवत्ता एवं उर्वरता बढ़ाना, भूमि में कार्बन अवशेष की मात्रा को भी बढ़ाना, इसके लिए भी जैविक खेती कारगर साबित हो रही है। जैविक खेती प्राकृतिक कृषि में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ भारतीय कृषि पद्धति को भी सुधारने का कार्य कर रही है। आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी अनेक समस्याओं और उनके निवारण के बारे में और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम आपके सामने लेके आएंगे। आप सभी अपने विचार और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। SSK भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।